बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रोग्राम पहली दस्तक के साथ। मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, जिस तरह हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले गेस्ट आते हैं, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। खालिद नवाज़ साहब इनका नाम है, जो कि PP 121 के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा CEO हैं, KHMS ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो हैं CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खालिद नवाज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप PP 121 के उम्मीदवार हैं। नाम भी हमारे प्रोग्राम का ऐसा है, पहली दस्तक। तो आप ये बताइएगा कि बीइंग अ पॉलिटिशियन आपने इसको ज्वाइन किया, कब आपके दिल में ऐसे दस्तक हुई कि आपने एज अ पॉलिटिशियन जो है ज्वाइन करना है, और PTI को आपने ज्वाइन किया, ऐसी क्या वजह रही कि बाकी भी जमातें हैं, आपने PTI का इंतखाब क्यों किया? जी सुमेरा, एक्चुअली ये है कि मैं एक गांव का रहने वाला हूं, तो मैंने डिफरेंट सिचुएशन सिनेरियोज़ को देखा है बचपन से ही, और कुछ करने का शौक़ पहले दिन से था। और मैंने जब पहला स्टार्ट लिया अपने बिज़नेस के लिए, तो मेरा मकसद जो था वो ऑटोमेटिकली अर्निंग फॉर योरसेल्फ तो होता ही है। अपनी फैमिली के लिए, अपनी चीज़ों के लिए तो अर्न हर कोई करता है। तो मैंने हमेशा इस बात पे फोकस रखा कि मैं अपने साथ साथ इस कम्युनिटी के लिए भी कुछ करूं। मेरा बिज़नेस नेचर भी वही है कि मैं अपने लिए तो अर्न करता ही हूँ, लेकिन लोगों के लिए भी कुछ कर सकूँ, इस कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए भी कुछ कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग दैट। और अभी भी जो पॉलिटिशियन के तौर पे इस नए प्लेटफॉर्म पे आने की जो मकसद है, जो पर्पज़ है, वो भी पब्लिक है, और अपनी पब्लिक के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और PTI को ज्वाइन करने का मकसद बड़ा क्लियर है कि दूसरी जमातों का तो आप सियासत का तो नाम ही रखा हुआ है, वैसे तो कुछ और ही हो रहा है वो। मैं तो उनको के बारे में कुछ कमेंट्स अभी ऑनलाइन यहाँ पे नहीं देना पसंद करूँगा, लेकिन यहाँ पे जमात जो है या इस मुल्क के लिए जो कोई अच्छा सोच रहा है, तो वो खान साहब ही हैं, वही लीडर हैं हमारे, और वही हमारे लिए मशाल राह हैं। अच्छा, आपके इलाके में हमने देखा कि जो PTI के उम्मीदवार हैं वो जीते नहीं थे, क्या उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था? तो आने वाले इलेक्शन में क्या आप पुरज़्म है कि आपका जो कैंडिडेट है वो उधर से जीत जाएगा, या वहाँ के टोबा टेक सिंह के लोग जो हैं अभी उस तब्दीली के लिए माइंड को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो उस तब्दीली के लिए अभी तैयार नहीं है? नहीं, तौबा की आवाम तो तब्दीली के लिए बहुत तैयार है। असल चीज़ यह है कि वो रूरल एरिया है। रूरल एरियाज़ में लोग जो है वो पार्टी से के साथ साथ शख्सियत को भी देखते हैं। तो मेरे ख़्याल में हारने की बहुत सारी वजूहात में कुछ शख्सियत के कुछ फॉल्ट होंगे, कुछ और भी रीज़न्स थी। तो मेरा आने का मकसद भी यही है कि मैं जब से होश संभाला है, देख रहे हैं, जब से PTI स्पेशली गवर्नमेंट आई, PTI जमात जो है वो इंट्रोड्यूस हुई अच्छे तरीके से, तो आज के दिन तक टोबा टेक सिंह से अनफॉर्चुनेटली जो हमारा तहसील टोबा टेक सिंह का है, जो PP 121 है और जो NA 106 है, वहाँ से कभी नहीं जीत पाए। तो इधर आगे बढ़ने का मकसद भी यही था कि चेंज आए, जो ओवरऑल मुल्क में चेंज आ चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेंज ला चुकी है, तो हमारे हलके में भी ये चेंज आनी चाहिए। सिर्फ किसी मखसूस शख्सियत की वजह से जो हलका हम हमेशा हार रहे हैं, क्योंकि हम PTI से रिलेटेड हैं, हम PTI के लिए काम करते हैं, हम खान साहब के वर्कर हैं। तो यही दुख होता था कि हम सारा वर्क करने के बावजूद भी लूज़ हो रहा है यहाँ से इलेक्शन। तो इट वाज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स। सो अच्छा, अगर हम बात करें, वहाँ पे आपने कहा रूरल एरिया है बेसिकली हम देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एक PTI ने इतनी स्ट्रगल की, उसके बाद एक जमात आई है, लेकिन जिस तरह से इक़्तिदार पूरा अपना जो था वो पूरा नहीं कर सके, अपना ड्यूरेशन टाइम जो था, तो वहाँ पे क्या कुछ खामियां लगी? क्योंकि उस टाइम पे लोग कहते हैं महंगाई है, लेकिन अब क्या चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं? क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, ये दूसरी हुकूमत आई है, अगर हम कहेंगे तमाम पार्टियों का एक इत्तेहाद हुआ है, जिसके बाद एक जमात आई है, जिसे हम ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक जिस तरह से कोई गवर्नमेंट हो, इसमें तमाम पार्टियों ने एक इलाहा किया हुआ है। उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जितना हम क्रिटिसाइज़ करते थे इमरान खान साहब को कि भाई आपके आने के बाद इतनी महंगाई बढ़ गई है। अब पेट्रोल की प्राइसेस, अब कल गुज़श्ता रात भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है। तो क्या आप देख रहे हैं कि आपके इलाके में इस तरह से तब्दीली आई है? वहाँ पे अभी जो ये सिनेरियो चल रहा है, क्या ये तमाम जमातें हैं उनकी तरफ से क्या काम किए गए हैं? ऐसे क्या इक़दामात हैं? इमरान खान का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, एहसास प्रोग्राम जो था, राशन कार्ड उन्होंने दिए थे। क्या आपके इलाके में वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हुईं? जी सुमेरा, एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये कि जो PTI की हुकूमत अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल ना कर पाई, उसकी रीज़न में जो अपना ज़ाती मेरी राय है वो ये है कि एक्सपोज़र का प्रॉब्लम है। हमारे आम आदमी को अवेयरनेस की ज़रूरत है
एक्सपोजर नहीं है। आप देखते हैं कि पीटीआई का सबसे बड़ा सपोर्टर ओवरसीज़ का बंदा है। वो ओवरसीज़ वाले इसलिए हैं कि ओवरसीज़ वाले कंपेयर करते हैं कि दुनिया के साथ क्या चल रहा है। तो जो महंगाई बढ़ रही थी या कोविड का दौर था, कोविड में जितना अच्छे तरीके से पीटीआई ने, पूरी दुनिया ने माना कि जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने उस सिचुएशन को हैंडल किया और अपना इकॉनमी को भी स्टेबल रखा, चीज़ों को भी स्टेबल रखा। तो कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आई थी, लेकिन हमारे आम आदमी तक चूँकि उसको अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो वो इस सारे का मुर्दे इल्ज़ाम पीटीआई को ठहरा रहा था, तो लोगों के ऊपर प्रेशर था। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई और पीडीएम ने जो सारा कुछ किया, उन्होंने एक महंगाई के नाम पे प्रोपेगेंडा किया और वो ड्रामाई अंदाज में सारा कुछ करके, तो वो जब आए हैं तो उनका मकसद जो था ना तो महंगाई कम करना था और ना ही वो कर सकते थे, ना ही उनके साथ अभी तो वो ओपन हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं कि कितने एक्सपीरियंस थे और क्या चीज़ें थी। जो दावे किए वो सारे के सारे फेल हो गए, बल्कि एक इंतहाई महंगाई का तूफान जो है वो रियलिटी में अब आया है। तो उसकी रीज़न यही है कि उनका मकसद जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को क्लियरिटीज़ लानी थी, क्योंकि नैब के हवाले से और बहुत मुख्तलिफ मामलात में वो बिल्कुल एंड पे थे। तो वो तो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए वो आए और उन्होंने अपनी ज़ात के लिए इनिशिएटिव लिए और अपने लिए जो करना था वो उन्होंने कर लिया। बाकी आवाम का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, महंगाई का जो तूफ़ान है उसने तो वो हिला के रख दिया। अच्छा, ओवरसीज़ के हवाले से आपने बात किया कि जैसे इमरान खान को ओवरसीज़ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि वो जो कैंपेन चलाते हैं अभी फ्लड के हवाले से, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। आपका ये ओवरसीज़ का बिज़नेस भी है, तो आप लोगों को मतलब ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान ने भी कहा था कि वो नौकरियाँ देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो नौकरियाँ नहीं दे सके, को जो भी वजूहात रही। लेकिन अभी आपका जो बिज़नेस है, आप ओवरसीज़ के लिए काम करते हैं, वहाँ पे लोगों को भेजते हैं जॉब वगैरह के लिए, और आप जिस तरह से आपने बताया कि 16,000 ऐसे लोग हैं जिनको आप रोज़गार फराहम कर चुके हैं बाहर के ममालिक में, तो इसके हवाले से बताइएगा। एक्चुअली जो खान साहब का विज़न था उसमें डेफिनेटली पूरी दुनिया मुतासर हुई। कोविड में वो चीज़ें पूरी अपना इनिशिएटिव ले ही नहीं पाए, वर्क नहीं हो पाए, तो उस वजह से उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट ना हो सकी। सेकेंडली मैं खुद कर रहा हूँ, मेरी एजेंसी, मेरी कंपनी जो है वो काम कर रही है। 16,000 वर्कर हम भिजवा चुके हैं और हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस पे करेंगे काम भी, और बहुत ज़्यादा और वर्कर्स को भिजवाएंगे भी। और खान साहब की तरफ से जो है वो इनिशिएटिव प्रॉपरली लिए गए थे, और वो उस पर ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम रहा है, वो ये रहा है कि उन्होंने जैसे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने किया कि वो 10,000 का काम करते थे और 1 लाख रुपया उसकी जो है ना प्रोपेगेंडा करने पे, एडवर्टाइजमेंट करने पे खर्च कर देते थे। और पीटीआई गवर्नमेंट का शुरू दिन से ये था कि वो इस तरह के फालतू पैसे, गवर्नमेंट के पैसे जो हैं, आवाम के पैसे जो है उसको ज़ाया नहीं करेंगे। तो जितने अच्छे इनिशिएटिव पीटीआई गवर्नमेंट ने लिए वो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक नहीं है। हेल्थ कार्ड जैसा जो इनिशिएटिव है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़, इवन अमेरिका के भी जो हेल्थ इंश्योरेंस और उन पॉलिसीज़ को देखें तो वो उनका उनसे भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको उतनी अच्छे तरीके से जो है वो मार्केट नहीं कर पाए, बता नहीं पाए। इसी तरह एहसास प्रोग्राम, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया और जितना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और जितना एक्सीलेंट था हमारे कंट्री के हिसाब से और कोविड की सिचुएशन में, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। और जिस तरह से खान साहब एजुकेशन के हवाले से भी एक वन सिलेबस के ऊपर आ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट थी, बेस्ट हैं, और आने वाले वक्तों में ये चीज़ों को रियलाइज़ किया जाएगा कि वो कितने बड़े इनिशिएटिव थे। अच्छा, आप जिस तरह से जो भेजते हैं जॉब वगैरह के लिए, रोज़गार के मौके जो फराहम करते हैं, तो कौन से ममालिक हैं जिनके साथ आप ज़्यादा लोगों को भेजते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कहा यूएई वगैरह, और कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ आप जो काम कर रहे हैं, और किस किस्म के नेचर के जॉब्स जो हैं होती हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारी ऑडियंस में ऐसे लोग होंगे कि जो देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? एक्चुअली ये है कि हम सबसे ज़्यादा काम तो हमने यूएई के लिए ही किया है। यूएई गवर्नमेंट हमारी क्लाइंट है और उनके लिए काम करते रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। इसके अलावा अभी जो हमारा फोकस है और आने वाले वक्त में होगा भी, वो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जापान है। इस तरह से नई डेस्टिनेशंस पे वर्क करना चाहते हैं, और यकीनन पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो वो ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए थे, काम हो रहा था ओवरसीज़ पे, और इंशाल्लाह अभी भी जल्दी पीटीआई की हुकूमत आएगी और इस पे काम किया जाएगा। हम अपने तौर पे तो अपने हिस्से की शमع जला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हमारी करस्पॉन्डेंस चल रही है, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, और कमिंग सून यूरोप के लिए डिमांड्स हम लॉन्च करने आ रहे हैं।
इसी तरह जापान के साथ गवर्नमेंट की डील चल रही थी, 3 लाख पाकिस्तानीज़ को भिजवाना था, तो वो ड्यू टू ये सारी चीज़ें वो पेंडिंग में चला गया हुआ है मैटर, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उनका फोकस ही कुछ और है, उनका फोकस अवाम नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी हुकूमत वापस आएगी तो इसके ऊपर इनिशिएटिव लिए जाएंगे। और जहाँ तक हमारे अप्लाई करने का तरीका है, तो SGL के नाम से हमारी ऐप है, ईजीएस्ट वे किया हुआ है। KHM ग्रुप के नाम से फेसबुक पेज है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, अपडेट्स होती हैं। सेम इसी तरह ऐप के ऊपर कोई भी बंदा एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड करे और वहीं से अप्लाई कर दे, तो हमारी रिक्वायरमेंट जब होती है जिस हिसाब से होता है उसका क्राइटेरिया चेक करके तो उनको हम शॉर्ट लिस्ट करके कॉल कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा कि स्टूडेंट जो है स्टूडेंट वीज़ा वगैरह के लिए बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर मोस्टली लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ें अच्छी एजुकेशन, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक करिकुलम नहीं है। तो उस लिहाज से ज़ाहिर सी बात है जब वो एक निसाब नहीं है पर उनको बाद में मुश्किलात का सामना होता है। तो ये जो आप वीज़ा कंसल्टेंसी भी जो है फ़राहम करते हैं, उसके लिए क्या होता है, कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ तक आपका काम चला है, या तो फिर एक होता है ना कि मेरिट पे आते हैं तो स्कॉलरशिप पे होते हैं, या कोई एक कुछ स्कॉलरशिप पे भी जाते हैं, या तो कुछ अपनी बाय सेल्फ भी अप्लाई करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1500 प्लस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे पैनल पे हैं, जहाँ पे हम एडमिशन्स को देखते हैं। हमारा काम जो है उसमें स्टूडेंट के एडमिशन्स करवाना है, और उसमें मेजर फोकस हमारा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। ज़्यादा क्लाइंट जो जिनके लिए हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें जहाँ तक ये स्कॉलरशिप्स का है, तो ये डिफरेंट हर कंपनी के हर यूनिवर्सिटी के हर कंट्री के और डिफरेंट प्रोग्राम्स के वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। लास्ट टाइम भी हमारे पास जो है 1000 बच्चों को हमने एडमिशन कराए, और आउट ऑफ दैट 320 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप भी विन करके दिया, बल्कि उनको स्टाइपेंड भी लेके दिया। तो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, लेकिन जो UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन बहुत कम मिलती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ का स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली इकॉनमी का पार्ट है। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें उनके लिए इन फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट जो जाते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, बट वो साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उनकी जॉब भी हो जाती है। तो कि किस तरह के चांसेस हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तानी जा रहा है स्टूडेंट वीज़ा पे? डिफरेंट कंट्रीज़ के रूल्स हैं, और मोस्टली बहरहाल ये है कि उनको पार्ट टाइम जॉब करने की जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया जाता है। मोस्टली जो है वो 4 आवर पर डे जॉब कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है ना इस तरह के, अब वो गए और अब जॉब करने लगे, अब उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अब फिर वो आगे लेकिन अप्लाई करते हैं। तो अब क्या पाकिस्तान में वो लोग जो बाहर से पढ़ के आए हैं उनके लिए फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होता है, या हमारे उधर पढ़ाई पे इतना ज़्यादा आपको क्या लगता है कि आप फॉल्ट है? क्योंकि अगर MBBS की बात करें, ऐसे बहुत सारे हैं इंजीनियरिंग की इतनी ज़्यादा फीसेस ली जाती हैं, बट वो बंदा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको इस तरह का रिवार्ड नहीं मिलता। पेरेंट्स बहुत अपनी अपनी जायदादें भी खर्च कर देते हैं। अगर ये कहें कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम महंगा हो गया, तो उसकी क्या रीज़न है? एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में महंगा होने की वजह जो है वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जैसे खान साहब इनिशिएटिव ले रहे थे एक सिलेबस, तो वो अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं ये कम हो जाएंगी। क्योंकि अभी कम्प्लेक्स यही है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा भेज रहे हैं तो उर्दू में सिलेबस है, सिंपल सिलेबस है, और अभी वो कोई प्राइवेट इदारे में भेज रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, तो वो एक कम्प्लेक्स भी है हम लोगों को। तो उस वजह से उनकी चांदी लगी हुई है और वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और कंपटीशन है तो वो बढ़ता ही जा रहा है। तो वो अगर वन सिलेबस हो जाए तो इसमें से आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव होगा, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आपका क्वेश्चन है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये है कि जितना हमारी इस वक्त यंगर जनरेशन है उसके हिसाब से अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तादाद का लगाया जाए तो वो बहुत कम है। तो इस वजह से हमारे बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना भी है, जो बहुत बड़े बड़े ये मेरिट बन चुका है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस कितने की तादाद कितनी है, और हमारे पास FSC पास करने वाले बच्चों की तादाद कितनी है। तो इसी वजह से इतना हाई मेरिट चला गया, वरना जिन यूनिवर्सिटीज़ की मेडिकल की डिग्री हमारी डिग्री से 10 गुना ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ पे उनके एडमिशन की रेशो जो है उनके लिए मेरिट जो है 65% है, और यहाँ पाकिस्तान में जो है वो 95+% में है। तो उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि वी डोंट हैव दैट मच इंस्टीट्यूट। तो अल्टीमेटली हमें थोड़े बच्चों को ही इंटरटेन कर सकते हैं, तो इस वजह से तो मेरिट हाई होता जाता है।
जी, बहुत शुक्रिया खालिद नवाज़ साहब कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। और नाज़रीन, जिस तरह से आप में से बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे होंगे कि जो बाहर की जाके पढ़ सकें। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा पढ़े, बाहर जाके पढ़े। और इसी तरह बाज़ लोग जो जॉबियन नहीं हैं, वो जॉब ढूँढ रहे हैं बाहर के ममालिक में, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने जिस तरह प्रोग्राम देखा है, उनके पेज पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। और ये हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी क्यूरीज़ होगी सॉर्ट आउट करने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने ये बात की पीटीआई के हवाले से, ज़ाहिर सी बात है, इनकी अपनी एक सियासी जमात थी जिन्होंने अपना एक व्यू पेश किया है। आने वाली हुकूमत होगी, बस उम्मीद ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए, वो जो पुरानी गवर्नमेंट के अगर कोई अच्छे प्रोग्राम हैं तो उनको कंटिन्यू रखे, ताकि अवाम जो भी हुकूमत आ रही है उसका मकसद जो है आवाम को सहूलियात मुयसर करना हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।